प्राचीन काल में बंगाल में एक राज्य था कृष्णनगर। इस राज्य के लोग बड़े ही शांति प्रिय थे। कला संस्कृति के प्रति इस राज्य के लोगों का गहरा लगाव था। इसी राज्य में गोपाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। गोपाल को सब लोग गोपाल भांड के नाम से जानते थे। गोपाल अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। इसीलिए राज्य के राजा कृष्णचंद्र राय ने गोपाल को अपनी राज्यसभा में नियुक्त किया हुआ था। वह रोज राजा के दरबार में आता और अपने चुटकुलों से राजा का मनोरंजन करता। एक दिन की बात है, महाराज कृष्णचंद ने सुबह सुबह गोपाल भांड को अपने महल में बुलाकर कहा, गोपाल, आज मुझे सरोवर में स्नान करने की इच्छा हो रही है। मैं सामान्य औपचारिकताओं से मुक्त होकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह जल में क्रीड़ा करना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मैं तैरकर सरोवर के मध्य तक जाऊं और वहां से कमल के कुछ फूल तोड़ कर ले आऊं। ऐसा करो, तुम स्वयं जाकर देखो और बताओ कि इस समय सरोवर के आसपास कितने आदमी हैं। गोपाल सुबह सुबह बुलाए जाने से खींचा हुआ था। उसने महाराज की बातें सुनी और बिना कुछ बोले ही सरोवर की तरफ चल पड़ा। थोड़ी ही देर में वह सरोवर के पास पहुंच गया। उस समय स्नान करने के लिए अनेक आदमी सरोवर की ओर जा रहे थे। गोपाल उन लोगों को देर तक देखता रहा। फिर वहां से लौटकर महाराज के समक्ष उपस्थित हुआ। महाराज कृष्णचंद ने गोपाल को देखते ही पूछा, कहो गोपाल, सब कुछ देख आए? सरोवर में स्नान करने के लिए मैं निकल सकता हूँ या नहीं? गोपाल ने धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, महाराज, आपने मुझे यह देखकर आने को कहा था कि सरोवर के पास कितने आदमी हैं। मैं देख आया हूँ, वहां सिर्फ एक आदमी है। गोपाल के उत्तर से महाराज प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तब ठीक है गोपाल, तुम भी चलो, थोड़ी देर जल क्रीड़ाएं करके आते हैं। गोपाल के साथ महाराज सरोवर की ओर चल पड़े। सरोवर के पास पहुंचकर महाराज ये देखकर हैरान रह गए कि सरोवर में बहुत से लोग स्नान कर रहे थे। शुद्ध स्वर में महाराज ने गोपाल से कहा, यह क्या गोपाल, तुमने तो कहा था कि सरोवर के पास सिर्फ एक ही आदमी है, मगर यहाँ पर तो लोगों की भीड़ है। ऐसे में जल क्रीड़ा करने की मेरी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। गोपाल भांड ने संयत स्वर में कहा, महाराज, मैंने आपसे जो कहा था वह 100% सही था। मैं अब भी यही कहता हूँ कि सरोवर के पास केवल एक ही आदमी है। बाकी जो भीड़ आप देख रहे हैं वो संवेदनहीन और विवेक शून्य पुतलों की भीड़ है। इन्हें आदमी मानकर किसी तरह का संकोच करने की आवश्यकता नहीं है। सरोवर में कलोल करती जिस भीड़ को देखकर आप अपनी जल क्रीड़ा की इच्छा को तिलांजलि देना चाहते हैं, उस भीड़ में ऐसा कोई भी नहीं है जिसे खुद के सिवाय कुछ और दिखता हो। आप निश्चिंत होकर जल में उतरिए और अपनी इच्छा पूरी कीजिए। रक्त कमल के फूल तोड़िए। इनमें से कोई भी ना तो आपको पहचानेगा और ना ही देखेगा कि आप क्या कर रहे हैं। गोपाल की बात सुनकर महाराज की भ्रिकुटियां तन गई। उन्होंने आवेश युक्त स्वर में कहा, ऐसा क्यों कहते हो गोपाल? क्या ये लोग अंधे हैं? नहीं महाराज, विवेक शून्य और संवेदनहीन। बिना संवेदना और विवेक के आंखों का कोई अर्थ नहीं होता महाराज। आप निश्चिंत होकर जल में उतरिए। महाराज कृष्णचंद्र ने कुपित स्वर में कहा, यदि मुझे किसी ने पहचान लिया तो तुम्हारी खैर नहीं गोपाल, याद रखना। गोपाल मुस्कुराया और बोला, महाराज, आप निश्चिंत होकर अपने कपड़े मुझे दीजिए। मैं आपकी इसी बरगद के पेड़ के नीचे प्रतीक्षा करूंगा। आप जल क्रीड़ा करके लौट आइए। यदि आपको मार्ग में किसी ने टोका तो आप जो चाहें मुझे सजा दे दें, मैं स्वीकार कर लूंगा। गोपाल की बात सुनकर महाराज कृष्णचंद ने अपने राजसी कपड़े उतार दिए और स्नान वाले कपड़े पहनकर वो सरोवर पर पहुंच गए। महाराज को सचमुच रास्ते में किसी ने नहीं टोका। महाराज पानी में उतरे, तैरते हुए सरोवर के मध्य तक गए। 4-5 रक्त कमल के फूल तोड़े और फिर तैरते हुए किनारे पर आ गए। किसी ने उन पर ध्यान नहीं दिया। पानी से निकलकर महाराज भीगे बदन ही बरगद के वृक्ष के पास आए और वस्त्र बदल लिए। वो गोपाल भांड से कहने लगे, गोपाल,
तुमने ठीक कहा था, मुझे ना तो किसी ने पहचाना और ना ही किसी ने टोका। अभी गोपाल कुछ कहना ही चाहता था कि एक व्यक्ति वहां आया, विनम्रता पूर्वक महाराज को नमस्कार किया। महाराज चौंके और गोपाल से कहने लगे, लेकिन गोपाल देखो, यह व्यक्ति मुझे पहचानता है। अब बताओ, तुम सजा के भागी हो या नहीं? गोपाल ने तत्काल उत्तर दिया, नहीं महाराज, कतई नहीं। उसने पुनः कहा, महाराज आप भूल गए, मैंने आपसे सुबह कहा था कि सरोवर के पास केवल एक ही आदमी है। यह वही आदमी है महाराज, जो अपने राजा को सामान्य नागरिक के वेश में भी पहचान गया और उसे अपना अभिवादन देने के लिए पहुंच गया। महाराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने आगे बढ़कर उस व्यक्ति को गले लगा लिया। थोड़ी देर बाद महाराज गोपाल के साथ महल लौटने के लिए चल पड़े। रास्ते में उन्होंने गोपाल से पूछा, गोपाल तुमने ये कैसे जाना कि इतने सारे लोगों के बीच में मुझे कोई नहीं पहचानेगा, तथा इतने सारे लोगों के होते हुए भी तुमने ये क्यों कह दिया कि सरोवर के पास केवल एक ही आदमी है? गोपाल ने बड़े ही शांत भाव से कहा, महाराज जब मैं सुबह आपके पास आया तब बहुत ही अशांत था, मेरा चित्त खिन्न था, रात को सही ढंग से सो नहीं पाया था, इसीलिए बोझिल सा महसूस कर रहा था। ऐसे में आपने मुझे सरोवर की ओर भेज दिया। मैं सरोवर के पास उसी बरगद के नीचे थोड़ी देर विश्राम करने लगा ताकि चैतन्य हो लूं। मैंने देखा सरोवर की राह में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ था। कई लोगों को उस पत्थर से चोट लग चुकी थी। मैं पत्थर के करीब गया कि उस पत्थर को वहां से हटा दूं, किंतु मैं वैसा नहीं कर पाया क्योंकि पत्थर का कुछ भाग मिट्टी में गड़ा हुआ था। मैं थक कर पुनः बरगद के नीचे आकर बैठ गया। कई लोग पुनः उस पत्थर की ठोकर से आहत हुए, लेकिन सब अपनी चोट को सहलाते हुए आगे बढ़ते गए। किसी को भी यह चिंता नहीं हुई कि उस पत्थर को वहां से हटाया जाए, लेकिन एक आदमी उधर से गुजरते समय पत्थर के पास रुका और उसे हटाने लगा। काफी परिश्रम के बाद उसने पत्थर को वहां से उखाड़कर सड़क से दूर ले जाकर रख दिया और थक कर सरोवर के किनारे विश्राम करने लगा। उसे ना तो किसी की प्रशंसा की अपेक्षा थी और ना ही किसी से अपने श्रम का मूल्य पाने की लालसा। उसके चेहरे पर कर्तव्य पालन की तृप्ति की आभा थी। महाराज, मैंने इसी व्यक्ति के बारे में आपसे कहा था कि सरोवर के पास केवल एक ही आदमी है, क्योंकि आदमी वही होता है जो अपने अलावा औरों के बारे में सोचे। सरोवर में स्नान करने गए शेष तमाम लोगों को अपने सिवा और किसी की परवाह नहीं थी। महल निकट आ चुका था। महाराज ने पूछा, ऐसा क्यों है गोपाल? गोपाल ने उत्तर दिया, महाराज यथा राजा तथा प्रजा। आप स्वयं भी कभी अपनी प्रजा का हालचाल जानने की कोशिश नहीं करते, कभी कोई आयोजन नहीं करते जिसमें प्रजा की भागीदारी हो। ऐसी प्रजा का ऐसा ही एकांगी विकास होता है, इसीलिए यदि मैं ऐसा कहूं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। महाराज को गोपाल की बात समझ में आ गई। इसके बाद महाराज कृष्णचंद ने महीने में एक बार खुला दरबार लगाना शुरू कर दिया, जिसमें अपनी समस्याओं से महाराज को अवगत कराने की सुविधा प्रजा को मिल गई। महाराज स्वयं भी प्रजा का हालचाल जानने के लिए प्राय रात्रि भ्रमण पर निकलने लगे। इसका नतीजा ये हुआ कि देखते ही देखते कुछ ही दिनों में कृष्णनगर में सामाजिक समरसता का संचार होने लगा और महाराज कृष्णचंद भी गोपाल जैसे दरबारी को अपने दरबार में पाकर बहुत ही खुश थे। एक समय की बात है, महाराज कृष्णचंद्र के दरबार में गोपाल भांड नाम का एक दरबारी था। गोपाल बहुत ही चतुर और बुद्धिमान था। वह अक्सर ही अपने मजाकिया अंदाज से महाराज को हंसाया करता, जिसके बदले में महाराज उसे कुछ इनाम भी दिया करते थे। एक दिन महाराज ने गोपाल से कहा, गोपाल, एक मैं ही हूँ जिसे तुम हंसी मजाक करके बड़ी ही आसानी से आए दिन रुपए लेकर चले जाते हो।
यदि मेरी बुआ से तुम्हारा पाला पड़ता तब तुम्हें पता चलता कि तुम कितने पानी में हो। ये सुनते ही गोपाल की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा महाराज? आपकी बुआ तो बड़ी ही दयालु महिला हैं। वो जब भी मुझसे मिलती हैं बड़े ही प्रेम से मेरा हालचाल पूछती हैं। महाराज ने गोपाल के भ्रम को तोड़ना चाहा और कहा, यह सब तो ऊपरी दिखावा मात्र है। यदि तुम उनसे कुछ रुपए निकाल कर ला सको तब हम समझेंगे कि वे कितनी दयालु महिला हैं। महाराज के इस कथन से गोपाल की जिज्ञासा अब और भी बढ़ गई। उसने कहा, आप ऐसा क्यों कहते हैं महाराज? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा। समझोगे, जरूर समझोगे। तो जाओ, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए वाली कहावत पर खरी उतरने वाली उस बुढ़िया की गांठ से कुछ रुपए निकाल कर ले आओ, तब हम तुम्हें मान लेंगे। महाराज की बात सुनकर गोपाल गंभीर हो गया और कहा, क्या आप मेरी परीक्षा लेना चाहते हैं? इस पर महाराज ने भी गंभीर मुद्रा में गोपाल को चुनौती दी। मैं अटल हूं कि तुम उस कंजूस बुढ़िया से एक पैसा भी नहीं ला सकते, और यदि मैंने उनसे रुपए लाकर दे दिए तो तब आप क्या करेंगे? गोपाल ने महाराज की चुनौती को स्वीकार कर लिया और महाराज को उकसाया और महाराज की ओर देखने लगा। महाराज ने भी तैश में आकर गोपाल से कह दिया, तब तुम जितना धन लाओगे उससे 2 गुना धन मैं तुम्हें दूंगा। तब तो यह बात तय रही महाराज। यह कहकर गोपाल ने महाराज को प्रणाम किया और खुश मन से अपने घर की ओर लौट आया। गोपाल महाराज की विधवा बुआ को अच्छी तरह से पहचानता था। यद्यपि बुआ कंजूस थी, पर उनके जैसी आचार विचार वाली, नियम आदि को मानने वाली भद्र महिला का मिलना बड़ा ही मुश्किल था। विशेष पर्व के दिन व्रत उपवास तो चलता ही रहता था। उनसे एकादशी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि भी नहीं छूटता था। इस दिन भी वे नियमित उपवास कर रही थीं। अतः इस प्रकार की भद्र महिला को किस प्रकार से काबू में किया जाता है गोपाल भांड अच्छी तरह से जानता था। उसने अपनी योजना बनाई और अपनी योजना के अनुसार वह पहले बाजार में पहुंचा। वहां के मछली बाजार से उसने एक छोटी सी मछली खरीदी। घर पहुंचकर उसने मछली को अच्छी तरह से तला, फिर एक कागज में लपेटकर चल दिया महाराज की बुआ से मिलने के लिए। गोपाल को देखते ही बुआ ने बड़े ही अपनेपन से उसका स्वागत किया। आओ आओ गोपाल आओ। परंतु गोपाल ने जैसे ही बुआ को प्रणाम करके उनकी चरण धूलि लेना चाहिए, ना जाने क्यों बुआ बिदक कर 2 कदम पीछे हट गई और कहने लगी, रहने दो, अभी मुझे मत छूना, नहीं तो मुझे फिर से स्नान करना पड़ेगा। पता नहीं बाहर की कितनी गंदगी तुमने अपने शरीर में लगा रखी है। गोपाल को अंततः बुआ को दूर से ही प्रणाम करके संतोष करना पड़ा। गोपाल ने कहा, बहुत दिनों से बुआ तुम्हारे हाथों का भोजन करने का अवसर नहीं मिला। आज तो मैं आपके हाथों का भोजन ग्रहण करके ही जाऊंगा, यही तय करके आया हूं। ये बात सुनते ही बुआ थोड़ी चौंक गई और कहने लगी, ऐसा था तो पहले ही बता देना चाहिए था, ताकि मैं तुम्हारे लिए अच्छी प्रकार का भोजन बना कर रखती। आज तो बस थोड़ी सी दाल, लौकी की सब्जी और पोस्ते की चटनी भर है, यह सब तुम्हें क्या भाएगी? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने ये क्या कह दिया बुआ जी? लौकी की सब्जी, ऊपर से पोस्ते की चटनी, अब इसके साथ और क्या चाहिए? आपने तो भोजन कर ही लिया होगा। उसी थाली में थोड़ा भात और जो कुछ सब्जी है मुझे दे दीजिए, उसी से मेरा भोजन हो जाएगा। बुआ जानती थी कि गोपाल एक बार जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही छोड़ता है। अतः हार कर वे गोपाल के लिए भोजन लेने चल पड़ी। अपनी ही जूठी थाली में भोजन परोसकर गोपाल के सामने रख दिया और चली गई। बुआ जी की अनुपस्थिति में गोपाल जो तली हुई मछली लेकर आया था उसे सब्जी में मिला देता है और ऊंचे स्वर में बुआ को आवाज लगाने लगता है, बुआ आपने तो लौकी में छोटी सी मछली डालकर कमाल ही कर दिया।
बड़ी ही स्वादिष्ट सब्जी बनी है ये, इसका तो जवाब ही नहीं, थोड़ा और दे दीजिए ना। लौकी की सब्जी में मछली? ये सुनते ही बुआ के तो कान खड़े हो गए। वो दौड़कर आई, आंखें बड़ी बड़ी करके गोपाल से कहा, पागल की तरह क्या बक रहे हो? हाँ बुआ देखो तो, यह देखो। और गोपाल ने थाली से मछली उठाकर बुआ को दिखा दी और फिर बोलने लगा, खूब बढ़िया सब्जी बनी है बुआ, थोड़ी और तो दो। बुआ ने जैसे ही मछली को साक्षात अपनी आंखों से देखा, वे तो मूर्छित होने को आ गई। उन्हें लगा उम्र की इस दहलीज पर कहीं उनकी आंखों को भ्रम तो नहीं हो रहा, लौकी की सब्जी में मछली कहां से आ गई। बुआ को गोपाल के छूने मात्र से ही स्नान करना पड़ रहा था। वे ही बुआ अब आगे बढ़ आई। अनुनय विनय के साथ बुआ ने गोपाल से कहा, बेटा गोपाल, लौकी की सब्जी में इस मछली की बात को गुप्त ही रखना, किसी से कहना मत, नहीं तो लज्जा से मैं किसी को मुंह दिखा नहीं सकूंगी। गोपाल का निशाना सही जगह पर लग चुका था। अब गोपाल ने अपनी करामात दिखाई, कहा, बुआ ये क्या कहती हो? आपने इतनी स्वादिष्ट सब्जी बनाई है और इस बात को गुप्त रखूं? यह मुझसे नहीं होगा। मैं तो कल ही राजा के दरबार में जाकर इस स्वादिष्ट सब्जी के बारे में सबको बताऊंगा। ये सुनकर बुआ के होश उड़ गए। नहीं बेटा गोपाल, नहीं, ऐसा मत करना। तुम मेरे प्रिय बेटे के समान हो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर अनुरोध करती हूँ। गोपाल और कठोर हो गया, मुख चढ़ाकर बोला, मुझे क्षमा करना बुआ, ऐसा अनुरोध मुझसे मत कीजिए। मैं महाराज से कभी झूठ नहीं बोल सकता। तुम कर सकोगे बेटा, कर सकोगे। बुआ ने गोपाल को मनाने की कोशिश नहीं छोड़ी। मैं तुम्हारे लड़कों को मिठाई खाने के लिए 10 रुपए देती हूँ। पर गोपाल सहज ही मानने वाला व्यक्ति नहीं था, अतः बुआ जी के हर अनुरोध पर वह अपना सिर ना में हिलाता रहा। ये बात पूरे गांव में ना फैले, इस डर से बुआ गोपाल के सामने अपनी गांठ ढीली करती चली गई। इस प्रकार जब धनराशि 55 रुपए तक पहुंच गई, तब जाकर गोपाल ने अपना मुंह बंद रखने की सहमति जता दी। गोपाल ने बुआ जी से रुपए लिए, उन्हें दंडवत प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने घर के लिए लौट आया। अगले दिन वह महाराज के पास पहुंचा। राजा से एकांत में मिलकर उसने बुआ से पैसे निकलवाने की पूरी कथा विस्तार से सुनाई और महाराज से 110 रुपए ले लिए। फिर वह बाजार पहुंचा। वहां से उसने एक लौकी और एक छोटी झींगा मछली पोस्ता खरीदा। घर आकर स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए ये सब सामग्री उसने अपनी पत्नी के हवाले की और स्नान करने के लिए पोखर की ओर चल पड़ा। आज उसने अपनी चतुराई से कंजूस बुआ से रुपए निकलवा लिए थे। पुराने समय की बात है। एक गांव में गोनू झा नाम के एक बहुत ही चतुर व्यक्ति रहते थे। खेती किसानी करके वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। जाति से वो ब्राह्मण थे और साथ ही बहुत ही तेज बुद्धि के स्वामी थे। पूरा गांव उनकी चतुराई और चालाकी की प्रशंसा करता था। गोनू झा का एक परम मित्र था, फेरन मिश्रा। मिश्रा जी पेशे से एक पंडित थे और पंडिताई करके अपनी दाल रोटी चला रहे थे। एक बार गोनू झा और उनके परम मित्र फेरन मिश्रा बैठकर बातें कर रहे थे। मिश्रा जी ने मुस्कुराकर पूछा, गोनू, इन दिनों तुम्हारी बहुत चर्चा है। तुम्हारे कौतुक सुन सुनकर आश्चर्य होता है। तुम इतनी बुद्धि कहाँ से लाते हो और कैसे तुम हर परिस्थिति पर काबू कर लेते हो? मिश्रा जी, हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। बुद्धि तो हमारा पुश्तैनी गुण है। और फिर गोनू झा ने हंसते हुए कहा, हमें तो जन्मजात चतुराई मिलती है। परिस्थितियों को पढ़कर उसके अनुसार ही बुद्धि का प्रयोग करना, यही तो हमारी विशेषता है। इसे ही तो संसार में बमन पेच कहते हैं। मिश्रा जी चौंक पड़े। कौन सा पेच? बमन पेच। दुनिया में एक यही पेच है जो कस जाए तो सरलता से खुलता नहीं है। कमाल है, हम भी इसी कुल में जन्मे हैं
और कई वर्षों से पढ़ताई कर रहे हैं, फिर भी हमें इस पेच की महिमा नहीं पता। महिमा तो पता होगी और आप प्रयोग भी करते होंगे, लेकिन धर्म और आस्था के आश्रय में हम बुद्धि और चतुराई के साथ करते हैं। अच्छा, यह तो बताओ कि यह बमन पेच किसी ब्राह्मण पर काम करेगा? पेच तो मिश्रा जी हर जगह काम करता है, बस कसने वाला चाहिए। तो भाई तुम मुझे भी दिखाओ कि यह किस तरह का पेच है। मुझ पर अपनी यह विद्या चलाओ तो जानूं। रहने दो मिश्रा जी, आपस में चतुराई नहीं दिखाई जाती, इससे राम राम में विघ्न आ सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, हम दोनों मित्र हैं, हमारे बीच मनमुटाव कभी हो ही नहीं सकता। यह तो बस सीखने के लिए कह रहा हूँ। छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। नहीं भाई, यह बमन पेच तो तुम्हें दिखाना ही होगा। मैं भी तो बामन हूँ, हो सकता है ये पेच मैं भी जानता हूँ, बस प्रयोग ना कर पाता हूँ। क्या पता मैं तुम्हारे इस पेच को काट ही दूँ। देखेंगे, फिलहाल इस बात को ख़त्म करो और कुछ खाने के लिए मंगवाओ। मिठाई चलेगी? चलेगी क्या, दौड़ेगी, मंगवाओ तो सही। मिश्रा जी अंदर से थाली में मिठाई भर कर ले आए और फिर दोनों ने जमकर मिठाई खाई। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। इस बात को कई हफ्ते बीत गए। मिश्रा जी तो बिल्कुल भूल ही गए थे। श्राद्ध पक्ष चल रहा था तो समय ही कहाँ था। दिन में पिंडदान कराने जाते और गठरी बांधकर शाम तक वापस लौटते। कमाई का समय था तो कोई और बात कहाँ याद रह जाती है। मगर गोनू झा नहीं भूले थे। उन्हें मिश्रा जी को बमन पेच दिखाने की उत्कंठा हो चली थी। उन्हें मिश्रा जी को दिखाना था कि वह कैसे बुद्धि और अभिनय का प्रयोग करके अपना काम सफल कर लेते हैं। और एक दिन वह मिश्रा जी से मिलने के लिए शाम ढले पहुँचे। उन्हें देखते ही मिश्रा जी चहक पड़े। अरे आओ गोनू, बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। आपका तो धन वर्षा पक्ष में समय ही नहीं लगता। मैं भी इन दिनों एक ज़रूरी काम में फंसा पड़ा था, मरने की भी फुर्सत नहीं है। आपसे सहायता की आशा लेकर आया हूँ। मिश्रा जी बोले, अरे कहो ना, और बैठो तो सही। बैठूंगा नहीं, समय नहीं है, एक कार्य सौंप कर जा रहा हूँ। मेरे पास हफ्ते भर जरा भी समय नहीं रहेगा। आप तो कल से ही फुर्सत में आ जाएंगे, तो आशा है कि आप मेरा एक काम करके रखेंगे। अरे भाई आदेश तो करो। ऐसा है मिश्रा जी, इन दिनों मैं एक विशेष पूजा कर रहा हूँ और मुझे 1000 मिट्टी के सिक्कों की आवश्यकता है। आपके पड़ोस में कुछ कुम्हार भी हैं, आपकी बात को कोई टालेगा नहीं। 500 सिक्के तो मुझे हर हाल में अगले हफ्ते ही चाहिए, बाकी 500 अगले 15 दिनों में। अरे भाई ये भी कोई काम हुआ, इसके लिए इतने व्याकुल हो रहे हो? तुम्हारा काम समझो हो ही गया। कल श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है, मैं तो फिर निठल्ला ही हो जाऊंगा। फिर मैं चलता हूँ। आपको कष्ट दे रहा हूँ, पर क्या करूँ, किसी और पर भरोसा भी तो नहीं कर सकता। इसमें कष्ट कैसा, मित्र ही तो मित्र के काम आता है। अच्छा मैं चलता हूँ। इतना कहकर गोनू झा वहाँ से चलते बने। फिर एक हफ्ते बाद उनके साथ पलटन झा भी थे। वह मिश्रा जी के दरवाजे पर पहुंचे। अरे मिश्रा जी घर पर हैं क्या? गोनू झा ने हाँक लगाई। मिश्रा जी दौड़कर बाहर आए। अरे गोनू झा अंदर आओ भाई, बाहर क्यों खड़े हो? समय की कमी है मिश्रा जी, मैंने बताया तो था। मेरा काम हुआ कि नहीं? हो गया, अभी लाता हूँ। मिश्रा जी अंदर गए और जब बाहर आए तो उनके हाथ में एक मखमल की थैली थी। ये लो, पूरे 500 है, बाकी 500 जब कहो तब दे दूंगा। ठीक है, पर जल्दी करना, जल्दी ही आवश्यकता होगी। अरे कहा ना, जब चाहे तब। धन्यवाद। आओ पलटन भाई चलते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से चल पड़े। रास्ते में पलटन झा ने इस बारे में पूछा। अरे कुछ नहीं, मिश्रा जी ने 1000 रुपये उधार लिए थे, ज़रूरी काम था, मेरे पास थे तो मैंने उधार दे दिए। आज तुम्हारे सामने 500 रुपये दे दिए, बाकी फिर दे देंगे। और इस तरह 15 दिन बीत गए। इस बीच बरसात हो गई। एक दिन राह चलते मिश्रा जी को गोनू झा चौपाल पर लोगों के साथ गप्पे लड़ाते हुए दिखाई दिए। मिश्रा जी बोले, गोनू भाई कहाँ रहते हो भले मानस, कभी तो दर्शन दिया करो।
मिश्रा जी, बताया तो था कि व्यस्त हूँ। आजकल में मैं आने ही वाला था वो 500 लेने। सोचा था व्यवस्था हो गई होगी। व्यवस्था तो हो गई थी, पर बरसात ने सब गुड़ गोबर कर दिया। सब भीग गए। अब 2-4 दिन और लगेंगे। मिश्रा जी, मुझे तो बहुत आवश्यकता है। अरे तो 4 दिन ठहरो, मरे जा रहे हो। ठीक है, 4 दिन और सही। मिश्रा जी चले गए। गोनू झा वहाँ पर चुपचाप बैठ गए। चौपाल में बैठे हुए एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या बात है गोनू झा, कुछ समस्या है क्या? काका, पैसे का लेन देन कभी मित्रता में ना करें। मिश्रा जी ने 1000 रुपये लिए थे। महीना होने आया, 500 रुपये तो पलटन झा के सामने दे दिए थे। बाकी देने का नाम ही नहीं ले रहे। टाल मटोल करते रहते हैं। अभी भी तुम सबके सामने कह कर गए हैं 4 दिन में दे दूंगा। देखता हूँ 4 दिन और। मित्र है, ज़्यादा तो कह भी नहीं सकते। काका ने कहा, यही तो उधार प्रेम की कैंची है। मित्र को दो तो मित्रता कटे, भाई को दो तो रिश्ता कटे। अब क्या करें, तो लोगों की सहायता करना भी तो धर्म है ना। इतना कहकर गोनू झा चौपाल से उठकर चले गए। पीछे लोगों में कई तरह की बातें हुई। कोई मिश्रा जी के बारे में कहता कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह तो मित्रता का नाजायज लाभ है। तो किसी ने कहा, अरे गोनू झा कौन सा कम है, कहीं से कमा कर ला कर दिए होंगे। यही तो ठगी का पैसा है, ऐसे ही लुटेगा। चोरी का माल मोरी में ही जाता है। 7 दिन गुजर गए। एक दिन मिश्रा जी अपने द्वार पर सुबह सुबह बैठे थे कि जोरावर नाई आ पहुंचा। पाए लागू पंडित जी, चौपाल पर पंचायत है, आपको बुलाया है। पंचायत? कैसी पंचायत? किस बात की पंचायत? मिश्रा जी ने चौंकते हुए ये सब बातें कहीं। जाकर देखिएगा, सब आंखें खुल जाएंगी। नाई इतना कहकर वहां से चला गया। मिश्रा जी असमंजस में रह गए। धोती कुर्ता पहनकर चौपाल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचे तो सारा गांव वहां पर उपस्थित था। गोनू झा भी बैठे थे और पंच परमेश्वर भी बैठे थे। आइए मिश्रा जी, पंचों में से एक ने कहा। यह क्या मिश्रा जी, मित्रता में ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। आप तो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं। आप ही ऐसा करोगे तो बाकी सब पर क्या असर पड़ेगा? मिश्रा जी घबरा गए। क्या हुआ, क्या हुआ? गोनू झा ने आप पर आरोप लगाया है कि आप उनके 500 रुपये के देनदार हैं, जिन्हें देने पर आप टाल मटोल कर रहे हैं। गवाह भी यही हैं। पलटन झा कहते हैं कि आपने अपने हाथों से उनके सामने गोनू झा को 500 रुपये दिए थे और शेष 500 के लिए बाद में कहा था। मिश्रा जी हड़बड़ा रहे थे। वो बोले, मगर गोनू झा, यह सब क्या है भाई? गोनू झा ने कहा, अब क्या करूं मिश्रा जी, मित्रता के नाते तकाजा ज़्यादा नहीं कर सकता था। आप थे कि रोज बहका रहे थे। मिश्रा जी ने झल्लाते हुए कहा, पर वे तो मिट्टी के 1000 सिक्कों की बात हुई थी। मिट्टी के? क्या कह रहे हो? मिट्टी के सिक्के क्या होते हैं? और होते भी हैं तो मैं उनका क्या करूँगा? और क्या करेंगे आप? देखो पंचो, अब मिश्रा जी क्या नया गुल खिला रहे हैं। तभी वहाँ पर बैठे हुए वृद्ध काका ने कहा, मिश्रा जी, हफ्ते भर पहले इसी चौपाल पर हम 10 लोगों के सामने आपने गोनू झा को 4 दिन में 500 रुपये देने की बात कही थी। अब इतने लोग झूठे तो नहीं हैं। मिश्रा जी, यह अधर्म मत कीजिए। आप पूजा पाठ करने वाले सात्विक और धार्मिक ब्राह्मण हैं। पंचायत आपको आदेश देती है कि आज शाम तक गोनू झा के पैसे चुका दीजिए, नहीं तो आप आर्थिक दंड पाएंगे। पंचायत का फैसला सर्वमान्य होता है। मिश्रा जी ने बर्छी फेंकती नजरों से गोनू झा को घूरा, जिसने उनके साथ खेल खेला था। अरे, पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता। उनके मान सम्मान को ठेस क्यों लगा दी? उन्होंने 15 मिनट की मोहलत मांगी और घर से लाकर 500 रुपये गोनू झा को गिनकर दे दिए। गांव भर में इस पक्की मित्रता के टूट जाने पर चर्चा होने लगी। कुछ लोग दुखी थे तो कुछ लोग खुश भी थे। मिश्रा जी के पास दोनों तरह के लोग पहुंचते और गोनू झा का जिक्र छेड़ देते। मिश्रा जी गोनू झा को एहसान फरामोश, लुटेरा आदि कितने ही विशेषणों से नवाजते। एक दिन फिर से पंचायत हुई। मिश्रा जी को फिर से बुलाया गया। तब गोनू झा ने सारी बात पंचों को बताई। पंच परमेश्वरों, मेरे परम मित्र मिश्रा जी को एक दिन जिज्ञासा हुई थी कि यह बमन पेच क्या होता है
और कैसे इसका प्रयोग मैं करता हूँ। यह सच है कि मैंने इनसे मिट्टी के 1000 सिक्कों की मांग की थी। पलटन झा के सामने इन्होंने वही 500 मिट्टी के सिक्के मुझे लौटाए थे। गोनू झा ने आगे कहा, इस प्रकार मैं इन्हें बमन पेच का प्रयोग करके दिखा रहा था। मैंने कहा भी था कि इससे हमारी मित्रता खतरे में पड़ जाएगी, और हुआ भी वही। अब मैं पंचायत के सामने ही अपने मित्र से क्षमा मांगता हूँ और इनके 500 रुपये वापस करता हूँ, और यदि मिश्रा जी मुझे कोई और दंड देना चाहते हैं तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। मिश्रा जी हक्के बक्के रह गए। तो गोनू झा ने उन्हें बमन पेच का नमूना दिखाया था। कमाल का नमूना था। मिश्रा जी, पंचायत के सामने अब सब कुछ साफ हो चुका है, आपकी क्या राय है? मिश्रा जी तनकर बोले, इसमें राय कैसी, मुझे बमन पेच देखना था, मैंने देख लिया। आप पंचों को 2 बार कष्ट हुआ, उसके लिए हम दोनों मित्र क्षमा प्रार्थी हैं। आओ गोनू झा, तुम्हारी पीठ ठोक दूं। गोनू झा ने हंसकर कहा, मिश्रा जी कुछ सीखा भी कि सिर्फ देखा ही देखा? सीख लिया भैया, सही समय पर झूठ बोलकर उसके सही साक्ष्य पैदा करना, यही तो बमन पेच है। पर यह मित्रता पर आजमाने की चीज़ नहीं है। तो इसी बात पर मिठाई हो जाए। दोनों मित्र हंसकर एक बार फिर से एक दूसरे के गले लग गए। मिथिला राज्य में रहने वाले गोनू झा, जो कि अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध थे। वह जाति से पंडित थे, परंतु खेती बाड़ी करके अपना गुजारा करते थे। एक बार की बात है, गोनू झा अभी पशु मेले से निकले ही थे कि एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, अरे वाह पंडित जी, बहुत शानदार बैल लिए जा रहे हो, कितने में मिला? गोनू झा ने उस व्यक्ति की ओर देखा, किंतु उसे पहचान नहीं पाए। फिर भी अपने चेहरे पर औपचारिक मुस्कान लाकर बोले, बस संयोग से मिल गया, 10 रुपए में। अच्छा लगा सो ले लिया, और ज़रूरत भी थी। उस अजनबी ने गोनू झा से पूछा, लेकिन पंडित जी आपको बैल मिला बहुत ही शानदार, मगर एक ही क्यों, कम से कम एक जोड़ी बैल लेते। गोनू झा भी उससे बात करते हुए चल रहे थे। अरे क्या बताएं भाई, मेरे पास एक जोड़ी बैल था, 10 दिन हुए एक बैल बीमार पड़ा, दवा दारू की मगर बच नहीं पाया, मर गया। इसीलिए एक बैल की ज़रूरत थी, ठीक ठाक मिल गया, इसीलिए ले लिया। मेरे पास एक बैल इसी कद काठी का पहले से ही है। कुछ दूर चलने के बाद वह व्यक्ति अपनी राह चला गया। गोनू झा सोचते रहे कि यह व्यक्ति कौन था, लेकिन वे उस व्यक्ति को याद नहीं कर पाए। राज दरबार में होने के कारण गोनू झा की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उन्हें जानने पहचानने वाले लोग बहुत मिलते थे। उन्होंने सोचा, छोड़ो, रहा होगा कोई। अभी वे कुछ दूर ही चल पाए थे कि रास्ते में एक पगड़ीधारी व्यक्ति ने उन्हें कहा, पाए लागू महोपाध्याय जी। गोनू झा संस्कृत के विद्वान थे और संस्कृत शिक्षा की श्रेष्ठतम उपाधि महोपाध्याय से विभूषित थे। उन्होंने जब अपने लिए महोपाध्याय का संबोधन सुना तो वे चौंक गए। उन्होंने उस व्यक्ति की तरफ देखा तो एक झलक में उसे पहचान गए। यह व्यक्ति उनके संस्कृत के आचार्य के यहाँ पर काम किया करता था। नाम था जगदीश। गोनू झा ने उसका हालचाल पूछा। अंततः बातचीत पुनः बैल पर आ गई। गोनू झा ने पुनः बैल का पूरा वृतांत उन्हें सुनाया और उनकी जिज्ञासा शांत की। कुछ दूर चलकर उस व्यक्ति ने गोनू झा से विदा ली और अपने गांव की ओर मुड़ गया। अपने गांव तक पहुंचते पहुंचते गोनू झा को रास्ते में कम से कम 25 लोग ऐसे मिले जिन्होंने उनसे बैल के बारे में पूछा और जिनको गोनू झा ने बैल के मरने से लेकर बैल को खरीदने तक का सारा वृतांत कह सुनाया। अपने गांव में गोनू झा सड़क से गुजर रहे हों और उन्हें कोई टोकने वाला ना मिले, ऐसा भला कैसे हो सकता था। अब गांव की राह में भी वही सिलसिला शुरू हो गया। बैल के बारे में हर 10-20 कदम पर गोनू झा से कोई ना कोई पूछ ही लेता कि पंडित जी यह बैल कितने में खरीदा। गोनू झा घर पहुंचते पहुंचते
इस प्रश्न से बहुत ही खींच गए। उन्हें लगने लगा कि यदि उनकी जल्लाहट बढ़ी तो हो सकता है बैल के बारे में पूछने वालों की ऐसी की तैसी कर दें। गोनू झा विवेकी तो थे ही। घर पहुंचकर उन्होंने बैल को खूंटे से बांधा और उसे साना पानी देकर, सहलाकर और पुचकार कर अपने कमरे में चले गए। पंडिताइन यानी उनकी पत्नी और उनका भाई दोनों को बुलाकर उन्होंने कहा, पशु मेले से 10 रुपए में बैल खरीद कर लाया हूँ। दूसरे बैल के जोड़ का बैल है, जाकर आंगन में देख लो और अब इस बैल के बारे में मुझसे कुछ मत पूछना। थक गया हूँ, अब आराम करूँगा। कहते कहते गोनू झा बिस्तर पर पसर गए। उन्होंने सोचा यदि कोई उपाय नहीं किया तो गांव का हर आदमी आकर बैल के बारे में पूछेगा। कोई बैल की नस्ल जानना चाहेगा तो कोई बैल की कीमत। कोई उन्हें बताएगा कि बैल की सानी में सरसों और तीसी की खली जरूर मिलाए, तो कोई कहेगा कि हफ्ते में एक बार बैल को पाव भर नमक जरूर चटाएं। किस किस को वो बैल की कीमत और जाति बताते फिरेंगे और फिर किस किस को बताएंगे कि किस कारण से बैल खरीदना पड़ा। किस किस की नसीहत लेते रहेंगे कि बैल को कैसे पाला जाता है और क्या क्या खिलाया जाता है। फिर कुछ मन ही मन में तय करके वे बिस्तर से उठे, हाथ मुंह धोया। पंडिताइन ने उनके लिए और अपने देवर के लिए भोजन परोस दिया। खा पी कर गोनू झा सो गए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे गोनू झा ने बैल को खूंटे से खोला और गांव के बीच वाले हिस्से में ले गए। अब बैल को एक खेत में घुसा दिया, जहां बैल मस्ती से चरने लगा। गोनू झा खुद एक पेड़ पर चढ़ गए और चिल्लाने लगे, दौड़ो भाइयों, जल्दी आओ, आओ गांव वालों, जल्दी आओ। देखो खेत में एक बाघ घुस गया है, जल्दी आओ। उनकी चीख सुनकर गांव के लोग अपने हाथ में लाठी, भाला, फरसा, तलवार आदि लेकर दौड़ते हुए आए। उन लोगों ने देखा गोनू झा एक पेड़ पर चढ़े हुए आवाज लगा रहे हैं। गोनू झा का चिल्लाना जारी था। जब उन्हें विश्वास हो गया कि पेड़ के नीचे गांव के तमाम लोग जमा हो गए हैं, तब उन्होंने चिल्लाना बंद कर दिया। गांव वालों ने पूछा, कहाँ है पंडित जी, बाघ कहाँ है? गोनू झा ने पेड़ से उतरकर गांव वालों को खेत में चर रहे बैल को दिखाया। वह देखिए, दिखा आप लोगों को? गांव वाले बोले, नहीं पंडित जी, वहां तो बैल है पर बाघ नहीं दिख रहा। हाँ बिल्कुल ठीक दिख रहा है, बैल ही है, बाघ नहीं। और ये बैल मैंने कल 10 रुपए में खरीदा है। मेरे पास पहले से ही एक जोड़ा बैल था। 10 दिन पहले उसमें से एक बैल मर गया, इसीलिए मुझे ये बैल खरीदना पड़ा। अगर आप लोगों को बैल के बारे में कुछ जानना है, समझना है तो अभी पूछ लीजिए। कल शाम से मैं 50 लोगों को जवाब देते देते थक चुका हूँ, और अगर किसी को कुछ नहीं पूछना तो सब लोग अपने अपने काम में लग जाइए। मुझे आप लोगों को यही बताना था कि मैंने बैल खरीदा है। गांव के जिन लोगों को ये बात नहीं मालूम हो उन्हें भी आप लोग बता दीजिए, मगर मेरी विनती है कि अब आज के बाद इस बैल के बारे में मुझसे कुछ मत पूछिएगा। गांव वाले अपने अपने हथियार के साथ लौट गए। कहाँ तो वो आए थे कि बाघ का शिकार करेंगे, कहाँ गोनू झा के बैल के दर्शन करके अपना सा मुंह लेकर लौट रहे थे। गोनू झा अपनी मस्ती में मूंछों पर ताव देते हुए अपने घर पहुंचे। घर पहुंचने पर उनकी पत्नी ने पूछा, इतनी सवेरे कहाँ चले गए थे? गोनू झा ने खूंटे से बैल को बांधते हुए कहा, गांव वालों को अतश्री बैल कथा बांचने गया था, भाग्यवान। इतना कहकर गोनू झा मुस्कुराने लगे। इस तरह से गोनू झा ने एक ही बार में पूरे गांव वालों को समझा दिया कि उन्होंने बैल कैसे खरीदा, क्यों खरीदा और कितने में खरीदा। मिथिला राज्य में रहने वाले गोनू झा अपनी चतुराई और बुद्धिमानी के लिए पूरे मिथिला राज्य में प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमानी और चतुराई के कारण ही मिथिला नरेश ने उन्हें अपने राज दरबार में नौकरी पर रख लिया था। वह महाराज के बहुत ही प्रिय थे। एक दिन की बात है, गोनू झा मिथिला नरेश के दरबार से अपने घर की ओर जा रहे थे। महाराज ने उन्हें एक भैंस भेंट में दी थी।
भैंस बड़ी ही मस्त और मोटी ताजी थी, दूध भी खूब देती थी। गोनू झा अपने साथ भैंस लिए हुए चले जा रहे थे। रास्ते में उन्हें रूपलाल मिल गया। रूपलाल उनके बचपन का दोस्त और पड़ोसी था। जब से गोनू झा मिथिला नरेश के दरबार में नौकरी करने लगे थे, तब से उनका रूपलाल से मिलना जुलना नहीं हो पाता था। रूपलाल गोनू झा की इस तेजी से होती हुई प्रगति को देखकर मन ही मन में जलने लगा था और पीठ पीछे उनकी शिकायत करने से भी वो चूकता नहीं था। जब भी मौका मिलता वो लोगों से कहता, अरे ये गोनू झा कल तक रोटी के लिए मारा मारा फिरता था, 2 जून की रोटी भी इसे नसीब ना होती थी। कई बार तो मैं उसे अपने घर ले जाकर खिला दिया करता था। आखिर वो मेरा बाल सखा जो ठहरा। गोनू झा को जब इस तरह की बातों का पता चलता तो उन्हें कभी बुरा नहीं लगता था, क्योंकि ये तीनों बातें बिल्कुल ठीक थी। वे गरीबी में पले बड़े थे, कई बार भूखे रहकर दिन गुजारा करते थे। रूपलाल उनका बाल सखा था और प्राय अपने घर ले जाकर अपने साथ बिठाकर उन्हें भोजन भी करा चुका था। रूपलाल को देखकर गोनू झा प्रसन्न हो गए और रूपलाल का कुशल मंगल पूछने लगे। रूपलाल ने औपचारिकतावश उनकी बातों का जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखें इस शानदार भैंस पर टिकी हुई थी। रूपलाल ने उनसे पूछा, क्यों भाई गोनू, यह भैंस कितने में ली? गोनू झा ने बड़ी ही सहजता से जवाब दिया, अरे भैया रूपलाल, अभी गोनू झा के पास इतने पैसे नहीं हुए कि वो भैंस खरीदे। यह तो आज मिथिला नरेश ने मेरी एक बात पर खुश होकर मुझे भेंट कर दी है। अब मुझे भी तुम्हारी तरह घर में दूध, घी, मक्खन का मजा मिलेगा। रूपलाल के साथ गोनू झा अपने घर आए और भैंस को बांधने के लिए एक खूंटा गाड़ने लगे। रूपलाल को लगा कि गोनू झा उनकी उपेक्षा कर रहे हैं, इसीलिए वह गोनू झा से ये कहकर विदा हो गया कि घर में कुछ काम है जिसे अभी ही कर लेना जरूरी है। गोनू झा ने बड़े ही सहज होकर जवाब दिया, हाँ भैया, जरूरी काम है तो उसे पहले निपटा लो, हमारा मिलना जुलना तो होता ही रहेगा। रूपलाल ने इसे भी अपनी उपेक्षा ही समझा। उसने मन ही मन में सोचा, गोनू झा एक भैंस क्या पा गया, इतना इतराने लगा। इतने दिनों के बाद मैं इसके दरवाजे पर आया और पानी भी नहीं पूछा, बैठने के लिए तो कहा ही नहीं। वह मन ही मन में कुड़ते हुए अपने घर चला गया। गोनू झा से जला भुना रूपलाल जब भी अवसर मिलता लोगों से गोनू झा के घमंडी होने के बारे में नमक मिर्च लगाकर बात करता। घर में भैंस आ जाने से गोनू झा की जिम्मेदारी बढ़ गई थी। वे राज दरबार जाने से पहले भैंस की कुट्टी सानी लगाते, पानी पिलाते और शाम को दरबार से निकलते ही सीधे घर आ जाते और भैंस को नहलाने धुलाने और उसकी कुट्टी सानी करने में लग जाते। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन गांव में मवेशियों का मेला लगा। मेले में गांव के मवेशियों के स्वास्थ्य परीक्षण की भी व्यवस्था की गई थी और अच्छे रखरखाव वाले मवेशियों की एक प्रतियोगिता भी थी। प्रतियोगिता और स्वास्थ्य परीक्षण में मिथिला के राजा की भैंसें भी शामिल हुई थी और रूपलाल की भैंस भी, लेकिन गोनू झा की भैंस को स्वास्थ्य और रखरखाव दोनों ही दृष्टि से अव्वल घोषित किया गया। इस बात से रूपलाल क्षुब्ध हो गया और उसने एक बड़ी ही कुटिल चाल चल दी। रूपलाल ने मिथिला नरेश की भैंसों के साथ प्रतियोगिता में आए मवेशी अधिकारियों के कान भर दिए और कान भरते हुए उनसे कहा कि इस पुरस्कार से गोनू झा इतराने लगा है और अपने को महाराज से भी ज्यादा समझदार समझने लगा है। कह रहा था कि भैंसे पालना सबके बूते की बात नहीं है। देख लिया ना, महाराज की भैंस भी मेरी भैंसों का मुकाबला नहीं कर पाई। रूपलाल ने ग्रामीणों के कान में भी यह बात दोहराई और मेले से अपनी भैंस लेकर अपने घर लौट आया। गांव में ये बात फैलते देर न लगी। जंगल की आग की तरह पूरे गांव में गोनू झा के भैंस के अव्वल आने की खबर फैली। उतनी ही तेजी से यह बात भी फैली। गोनू झा कहते हैं कि भैंसे पालने की ताकत तो महाराज में भी नहीं है। यह चर्चा फैली तो महाराज तक भी पहुंच गई।
मिथिला नरेश को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि गोनू झा उनके बारे में ऐसी कोई बात कह सकते हैं। लेकिन जब उन्होंने अपने राज्य के पशु अधिकारी से पशु मेले के बारे में जानकारियां हासिल की, तब उस अधिकारी ने भी गोनू झा की भैंस के अव्वल आने और गोनू झा के द्वारा अकड़ में आकर महाराज के विरुद्ध टिप्पणी करने की बात भी बताई। अब मिथिला नरेश को अपने अधिकारी की बात पर विश्वास नहीं करने का कोई कारण नहीं रहा। अपने गुप्तचरों से उन्हें पहले ही गोनू झा के गांव में फैली चर्चा के बाबत जानकारी हो चुकी थी। क्रोध में आकर मिथिला नरेश ने गोनू झा की भैंस को मरवा देने का आदेश अपने खास प्रहरियों को दे दिया। इसी बीच गोनू झा को भी गांव में उड़ी अफवाह के बारे में पता चल चुका था। वे इस अफवाह के बारे में महाराज को सफाई देते उससे पहले ही उनकी भैंसें मरवा दी गई। गोनू झा सकते में आ गए। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, महाराज से भी नहीं। उन्होंने भैंस की खाल उतारने वाले कुछ लोगों को बुलवाया और उसकी खाल उतरवाकर भैंस के शव को खेत में गड़वा दिया। भैंस की खाल को लेकर गोनू झा गांव की सरहद के पार पहुंचे और वहां पर एक बरगद के पेड़ पर चढ़कर भैंस की खाल को पेड़ की डालों पर पसार दिया। वे रोज रात को उस पेड़ के पास पहुंचते और पेड़ पर चढ़कर भैंस की खाल को छूकर संकल्प लेते कि जब तक वह इस भैंस को मारने वालों से बदला नहीं लेंगे तब तक रात को चैन से सोएंगे नहीं। इसी तरह से एक सप्ताह बीत गया। 8वें दिन अमावस की रात थी। गोनू झा पेड़ पर चढ़े और कुछ चोर पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। गोनू झा ने ऊपर से ही अनुमान लगाया कि वह कम से कम 4 चोर होंगे। चोरों में से एक ने दिया निकाला और उसको जला दिया। दिए की रोशनी में वे चारों अपना माल आपस में बांटने लगे। गोनू झा भैंस की खाल को थामे हुए थोड़ा सा झुककर यह देखने की कोशिश करने लगे कि चोर आपस में क्या बांट रहे हैं। गोनू झा के झुकते ही चोरों ने एक थैली निकाली और उसमें अशर्फियां गिनने लगे। अशर्फियों की दमक से गोनू झा विस्मित हो गए और डाल से उनका पांव फिसल गया। पेड़ से गिरने से बचने की कोशिश में शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए उन्होंने भैंस की खाल छोड़ दी और पेड़ की एक डाल पकड़ ली। यह सब कुछ इतनी तेजी से घटित हुआ कि गोनू झा को भी समझ में नहीं आया कि क्या कुछ हो रहा है। भैंस की खाल पेड़ पर धूप में सूखकर कड़ी हो चुकी थी। गोनू झा के हाथ से छूटते ही यह खाल पेड़ की डाल और पत्तियों से टकराते हुए अजीब सी आवाज पैदा करती हुई उन चारों चोरों पर गिरी। चोर इसे प्रेत लीला समझकर वहां से डरकर सिर पर पैर रखकर भाग गए। गोनू झा ने देखा चोर बिना पीछे मुड़े भागते जा रहे थे और अंततः घने अंधकार में विलीन हो गए। काफी देर तक गोनू झा पेड़ की डाल पर ही बैठे रहे। जब उन्हें भरोसा हो गया कि चोर अब वापस नहीं आएंगे, तब वे नीचे उतरे और चोरों का सारा धन इकट्ठा कर लिया। गोनू झा की खुशी का ठिकाना नहीं था। उनके सामने स्वर्ण मुद्राओं का ढेर सा लगा हुआ था। अंततः उन्होंने एक पोटली बनाकर अपने कुर्ते में छुपा ली और घर वापस आ गए। घर पहुंचते पहुंचते सबेरा होने लगा। पेड़ों पर चिड़ियों की आवाजें आने लगी। घर पहुंचकर गोनू झा निश्चिंत हो गए कि रास्ते में उन्हें किसी ने देखा नहीं। गोनू झा ने मन ही मन में सोचा कि ये तो ईश्वर की कृपा है जो उन्हें इतना धन प्राप्त हो गया। अनायास ही उनके मन में एक जिज्ञासा पनपी कि उनके पास स्वर्ण मुद्राएं कितनी हैं, यह जान ले। स्वर्ण मुद्राओं की संख्या देखकर उन्हें लगा कि इनकी गिनती करने में तो पूरा दिन लग जाएगा, फिर भी शायद गिनती पूरी ना हो। यदि इन स्वर्ण मुद्राओं को तोल लिया जाए तो काम चल जाएगा। यह विचार मन में आते ही उनके सामने एक समस्या आ गई कि तोलें तो तोलें कैसे। घर में तराजू तो है ही नहीं। फिर उन्होंने सोचा कि चलो रूपलाल से तराजू लेकर आते हैं, उसके पास तराजू जरूर होगा। वो तुरंत रूपलाल के घर में पहुंच गए। रूपलाल उस समय अपनी भैंसों का चारा तैयार कर रहा था। गोनू झा को अपने घर में आया देखकर वह कुछ चकित सा हुआ और आगे बढ़कर पूछा, क्यों भाई गोनू, इतनी सवेरे कैसे आना हुआ? तुम्हारी आंखें चढ़ी हुई हैं,
लगता है रात भर सोए नहीं। गोनू झा ने कहा, रूपलाल तुमने ठीक कहा, रात भर मैं सो नहीं पाया। अभी तो तुम मुझे तराजू और बाट दे दो, जरा जल्दी में हूँ, चैन से बैठूंगा तब बातें करूंगा। रूपलाल तराजू लेने के लिए अपने घर के अंदर गया। उसके मन में शंका उत्पन्न हो गई। वह मन ही मन में सोचने लगा, आखिर बात क्या है। गोनू झा रात भर सोया नहीं और सवेरे सवेरे तराजू लेने के लिए आ गया। आखिर वह रात भर क्यों जागा? तराजू पर इतनी सवेरे क्या तोलेगा? अपने संदेह की प्यास बुझाने के लिए उसने थोड़ी सी लेई तराजू की पेंदी में यह सोचकर लगा दी कि गोनू झा इस तराजू में जो कुछ भी तोलेगा उसका कुछ अंश इसमें जरूर चिपक जाएगा। उसने गोनू झा को तराजू और बाट दे दिए। गोनू झा तराजू और बाट लेकर अपने घर आ गए। स्वर्ण मुद्राओं को तोलकर उन्होंने उसे सुरक्षित रख लिया और तराजू वापस करने चले तो उन्होंने देखा कि तराजू के पैंदे में एक स्वर्ण मुद्रा चिपक गई है। उन्हें समझ में आ गया कि रूपलाल ने तराजू के पेंदे में लेई लगाई है। शायद वो ये जानने का उत्सुक है कि मैं क्या तोलूंगा। गोनू झा के होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने तराजू के पैंदे में स्वर्ण मुद्रा को ठीक से चिपकाया और तराजू रूपलाल को लौटा आए। गोनू झा को विश्वास था कि अब स्वर्ण मुद्राएं तोले जाने की खबर पूरे गांव में फैल जाएगी, क्योंकि वे जानते थे कि बचपन से ही रूपलाल के पेट में कोई बात पचती नहीं थी। उसके पास जो भी कोई नई सूचना होती उसे बढ़ा चढ़ाकर लोगों को बताता था और गोनू झा चाहते थे कि गांव वालों को यह जानकारी जरूर मिले कि गोनू झा के पास हजारों स्वर्ण मुद्राएं हैं। हुआ भी यही। दिन चढ़ते ही गोनू झा के पास बधाई देने वाले लोग आने लगे। उनका मकसद बधाई देना कम और यह जानना जरूरी था कि आखिर गोनू झा के पास इतना धन आया तो आया कहां से कि उन्हें स्वर्ण मुद्राएं गिनने की जगह पर तोलनी पड़ी। रूपलाल भी उन्हीं जिज्ञासुओं में था। गोनू झा ने अपने दरवाजे पर खड़े ग्रामीणों को देखा तो मन ही मन में सोचने लगा कि ये वही लोग हैं जिनके द्वारा उड़ाई गई अफवाह के चलते उनकी प्यारी भैंस को महाराज ने मरवा दिया था। अंततः रूपलाल ने जब उनसे बचपन की दोस्ती का वास्ता देकर धन का रहस्य जानना चाहा, तब गोनू झा बोले, भाई रूपलाल तुमसे क्या छुपाना है। भैंस के मरने के बाद मैंने उसकी खाल उतरवा ली थी, क्योंकि मुझे मालूम था कि गांव के बाहर बरगद के पेड़ पर एक पिशाच रहता है। उसे भैंस की खाल बहुत ही भाती है। वह भैंस की खाल के लिए जितना चाहो उतना धन देता है। मैं रोज रात को बरगद के पेड़ के पास भैंस की खाल लेकर जाता था। कल अमावस की रात थी तो वह पिशाच मुझे मिल गया और उसके बाद उसने मुझसे भैंस की खाल ली और मुझे स्वर्ण मुद्राएं दी। उस पिशाच ने मुझसे और भी भैंसों की खाल लाने के लिए कहा है, क्योंकि उस पिशाच की बेटी की शादी है और प्रत्येक बाराती को एक एक खाल देने का वह फैसला कर चुका है। पिशाच ने मुझसे कहा कि धन की चिंता मत करो, भैंस की खाल के लिए वह मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, लेकिन मेरे पास अब कोई और भैंस तो नहीं है कि मैं मारकर पिशाच को बेच आऊं। इसीलिए जो भी मिल गया उसी में संतोष कर रहा हूं। वैसे भी लालच बुरी बला है। ग्रामीणों को तो मानो खजाने की चाबी मिल गई हो। सभी खुशी खुशी घर लौटे। गोनू झा को ग्रामीणों की चाल देखकर समझ में आ गया कि वे जो चाहते थे वह हो गया। दूसरे दिन पूरे गांव में दूध के लिए हाहाकार मच गया। गांव में जितनी भी भैंसें थी मारी जा चुकी थी। खालें उतारकर इन भैंसों को खेतों में दफन कर दिया गया। गोनू झा तक जब बात पहुंची तो वह बुदबुदाए, जैसी करनी वैसी भरनी। फिर गुनगुनाने लगे, लालच बुरी बला रे भैया, लालच बुरी बला। गोनू झा ने देखा कि ग्रामीणों का झुंड रोज रात को गांव के बाहर वाले बरगद के पेड़ के पास हाथ में भैंसों की खाल लिए जाता है और सुबह तक इंतजार करने के बाद लौट आता है। इनमें रूपलाल भी था। गोनू झा उन्हें देखकर मन ही मन खूब हंसते और मस्ती लेकर गुनगुनाने लगते, लालच बुरी बला रे भैया, लालच बुरी बला।
अंततः अमावस की रात भी गुजर गई। ग्रामीणों की भैंस की खाल खरीदने के लिए कोई भी पिशाच नहीं आया। बरगद के पेड़ के पास जो सन्नाटा पसरा था वह पसरा ही रहा। एक के बाद दूसरी अमावस की रात भी यूं ही गुजर गई। तब ग्रामीणों ने खुद को ठगा हुआ महसूस करना शुरू किया। दूध के अभाव में गांव में त्राही त्राही मची थी। प्राय सभी गांव वालों के खेतों में भैंसों के शव सड़ने की गंध आ रही थी। हार और क्रोध से उफनते हुए ग्रामीणों का एक जत्था अब और प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं था। उनके सब्र का बांध टूट गया था। वे सब गोल बंद होकर मिथिला नरेश के दरबार में अपनी फरियाद लेकर गए। महाराज से उन्होंने कहा, गोनू झा के कारण आज गांव में एक भी भैंस जीवित नहीं है। हमने उसके बहकावे में आकर अपनी भैंसें मार डाली। दूध के लिए हम लोग तरस रहे हैं। महाराज को गोनू झा पर बड़ा ही गुस्सा आया। प्रहरी को भेजकर उन्होंने गोनू झा को दरबार में हाजिर होने को कहा। गोनू झा पहले से ही इस स्थिति के लिए तैयार थे। वे महाराज के दरबार में हाजिर हुए। महाराज ने ग्रामीणों द्वारा उन पर लगाए गए आरोप उन्हें बताए और उनसे जवाब मांगा। गोनू झा ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, इनसे आप यह पूछिए कि क्या मैंने इन्हें भैंसों को मारने की सलाह दी थी। ये मुझसे पूछने आए थे कि मेरे पास इतना सारा धन कहां से आया। क्योंकि इनका प्रश्न कपोल कल्पित था, इसीलिए मैंने इन्हें भैंस की खाल की कथा सुना दी, यानी कपोल कल्पित प्रश्न का कपोल कल्पित उत्तर दे दिया। और महाराज, इन्हें कथा सुनाने के बाद मैंने यह नीति वाक्य कई बार दोहराया कि लालच बुरी बला है भाई, लालच बुरी बला है। मगर इन्हें भूत प्रेतों पर विश्वास है और पिशाचों के अस्तित्व को ये स्वीकारते और पूजते हैं। इसीलिए अंधविश्वास के कारण ये लोग लालच में फंस गए। अब आप ही बताएं महाराज कि क्या मैं इसमें दोषी हूँ। यदि आपको लगे मैं दोषी हूँ तो जो चाहे सजा मुझे दे सकते हैं। महाराज ने ग्रामीणों की तरफ देखा तो सभी चुप थे, आंखें नीची किए खड़े थे। महाराज समझ गए कि ग्रामीणों ने अपने लालच में फंसकर अपनी भैंसें गंवाई हैं। उन्होंने गोनू झा को पूरे सम्मान के साथ वापस भेज दिया, जबकि ग्रामीणों को उनकी मूर्खता के लिए फटकार लगाई। ग्रामीण महाराज के पास से मुंह लटकाए वापस लौट आए। महाराज ने राज्य की ओर से गांव के बच्चों के लिए दूध की व्यवस्था करा दी, क्योंकि उनका राजधर्म था। और गोनू झा मस्ती में गुनगुनाते हुए अपने घर की ओर जा रहे थे। लालच बुरी बला है भैया, लालच बुरी बला। बहुत पुरानी बात है। हुलाची नाम का एक आदमी था। हुलाची बिल्कुल अकेला ही था। उसका कोई परिवार ना था। हुलाची अपना जीवन निर्वाह करने के लिए एक खास तरह का काम करता था। दरअसल राज्य के राजा के संदेश लाने ले जाने के लिए दरबार में संदेश वाहकों की एक पूरी टोली काम करती थी। हुलाची उस टोली का मुखिया था। वह इतना फुर्तीला और तेज था कि कुछ ही क्षणों में वो कई कोस दूर तक दौड़ लगा लेता था। राजा को हुलाची पर बहुत ही विश्वास था। कोई भी महत्वपूर्ण और गुप्त संदेश होता तो राजा हुलाची को ही उसका जिम्मा सौंपता था। हुलाची स्वभाव से एक बहुत ही वीर और दयालु आदमी था। वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था। हुलाची को पगार भी अच्छी मिलती थी। उसका कोई परिवार नहीं था तो कोई उस पर रोक टोक भी नहीं थी, परंतु उसका दयालु स्वभाव ही उसके रास्ते का रोड़ा बनने लगा। हुलाची किसी को भी दुखी नहीं देख सकता था। अगर वह रास्ते में किसी दीन दुखी को देखता तो सारा काम काज छोड़कर उसकी देखभाल में जुट जाता था। उस समय वह भूल जाता कि राजा ने उसे एक महत्वपूर्ण संदेश देकर भेजा है जिसे तुरंत पहुंचाना है। कई बार इस कारण से राजा का संदेश विलंब से पहुंचता था। इससे कभी कभी नुकसान भी हो जाता था। संदेश देर से पहुंचने पर जब राजा को इस बात का पता लगा कि इसकी वजह खुद हुलाची ही है, तो उसने हुलाची को दरबार में बुलाया और डांटते हुए कहा, हुलाची, तुम्हारे जैसे होनहार
और योग्य आदमी से मुझे ये आशा नहीं थी कि तुम अपने काम में लापरवाही बरतोगे। हुलाची सिर झुकाए सुन रहा था। राजा ने आगे कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि अगर अब कभी संदेश पहुँचने में विलंब हुआ तो तुम्हें कड़ा दंड दिया जाएगा। इसके बाद हुलाची फिर से अपने काम में लग गया, परंतु वह अपना स्वभाव ना बदल सका। एक दिन वह राजा का संदेश लेकर जा रहा था तो उसने एक व्यक्ति को बेहोश पड़े हुए देखा। वह वहां पर रुकने को हुआ, लेकिन तभी उसे राजा की चेतावनी याद आ गई। हुलाची मन मारकर आगे बढ़ता गया, पर सारे रास्ते में उसका मन उसे कचोटता रहा। अगली बार हुलाची संदेश लेकर एक पहाड़ी रास्ते से जा रहा था। आकाश में बादल घिरे हुए थे, वर्षा हो रही थी। तभी उसने एक बूढ़े आदमी को फिसलकर गिरते हुए देखा। उसने झट दौड़कर उस बूढ़े को पकड़ लिया। अगर हुलाची समय पर ना पहुंचता तो बूढ़ा हजारों फीट गहरी खाई में गिर जाता, लेकिन फिर भी बूढ़े को काफी चोट आई थी। पत्थर से टकराकर उसका सिर फट गया था और खून बह रहा था। बूढ़ा बेहोश हो चुका था। हुलाची धर्म संकट में पड़ गया। अगर बूढ़े की देखभाल करता है तो संदेश पहुंचाने में विलंब हो जाएगा और राजा क्रोधित होंगे, और अगर संदेश देने जाता है तो देखभाल ना होने से इस बूढ़े की क्या दशा होगी। वहां पर कोई और था भी नहीं जिसे हुलाची बूढ़े की देखभाल के लिए छोड़ जाता। हुलाची सोचता रहा। आखिर उसने निर्णय लिया कि चाहे जो भी हो वह इस बूढ़े आदमी के स्वस्थ होने के बाद ही जाएगा। हुलाची ने उस बूढ़े आदमी के लिए एक झोपड़ा बनवाया, उसकी मरहम पट्टी की। जब वह ठीक हो गया तो उसे एक गांव में छोड़कर हुलाची आगे बढ़ चला। उस बूढ़े आदमी ने हुलाची को खूब आशीर्वाद दिए। संदेश पहुंचने में देरी हो चुकी थी। हुलाची समझ गया कि इस बार राजा उसे दंड अवश्य देंगे, और हुआ भी ऐसा ही। राजा को जब पता चला तो उसने हुलाची को न सिर्फ नौकरी से हटा दिया बल्कि अपना राज्य छोड़कर चले जाने का भी हुक्म सुना दिया। बेचारा हुलाची क्या करता, वह चुपचाप राज्य छोड़कर चला गया। वह सारा दिन इधर उधर भटकता रहा, जंगली फल फूल खाकर अपना पेट भरता रहा। कहीं किसी दीन दुखी को देखता या घायल जानवर पर उसकी नजर पड़ती तो वह सब कुछ भूलकर उसकी सेवा में लग जाता था। लेकिन हमेशा तो ऐसे नहीं चल सकता था। हुलाची को कई कई दिन तक खाना ना मिलता था। एक दिन वह जंगल में घूम रहा था। उसने वहां एक झोपड़ी देखी, शायद कुछ खाने पीने का सामान मिल जाए। यह सोचकर वह उस ओर बढ़ चला। जैसे ही हुलाची झोपड़ी के पास पहुंचा तो एक बूढ़ा आदमी अंदर से निकला। यह वही बूढ़ा आदमी था जिसे हुलाची ने खाई में गिरने से बचाया था। बूढ़े ने भी उसे पहचान लिया। वह हुलाची को झोपड़ी में ले गया और उसे भर पेट भोजन खिलाया। खाना खाते समय हुलाची की आंखों में आंसू आ गए। आज ना जाने कितने दिनों बाद उसने भर पेट भोजन किया था। बूढ़े ने जब पूछा तो हुलाची ने उसे अपनी सारी कहानी बता दी। उसकी कहानी सुनकर बूढ़े ने एक जोड़ी चप्पल हुलाची को दी और बोला, बेटा इन्हें पहन लो। हुलाची आश्चर्य से बूढ़े को देखता रहा। बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। बूढ़ा हुलाची के मन की बात समझ गया और मुस्कुराता हुआ बोला, बेटा ये चप्पल कोई साधारण चप्पल नहीं है, ये एक उड़ने वाली चप्पल है। ये चप्पल मुझे एक सिद्ध साधु ने दी थी और मैंने इसे अपने पास रख लिया कि जब भी मुझे कोई ऐसा आदमी मिलेगा जो निस्वार्थ भाव से परोपकार का काम करता होगा तो मैं ये चप्पल उसको दे दूंगा। तुम सचमुच एक अच्छे इंसान हो। ये चप्पल तुम्हारे बहुत ही काम आएंगी। इन्हें पहनकर तू जहां चाहे जा सकेगा, जरा भी देर ना लगेगी। हुलाची ने बहुत ही खुशी से वो जादुई चप्पलें स्वीकार कर ली। हुलाची जादुई चप्पलें पहनकर बाहर आया। उसने उड़ने की बात मन में सोची तो वह सचमुच हवा में उड़ने लगा। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और बूढ़े को धन्यवाद देकर वापस चल दिया। अब हुलाची फिर से राजा के पास पहुंचा और राजा से बोला कि उसे फिर से नौकरी पर रख लिया जाए। अब वह बिल्कुल
ठीक ठीक काम करेगा। राजा हुलाची को एक अच्छा आदमी समझता था। उसका गुस्सा भी अब उतर चुका था। उसने हुलाची को फिर से नौकरी पर रख लिया। एक दिन हुलाची संदेश लेकर उड़ा जा रहा था। एकाएक उसने नीचे देखा, एक आदमी एक चट्टान पर खून से लथपथ बेहोश पड़ा था। हुलाची आगे ना जा सका। उसने वहीं उतरकर उस आदमी की मरहम पट्टी की, फिर आगे बढ़ा। इस बार संदेश पहुंचाने में फिर से देरी हो गई थी। राजा को जब ये पता चला तो उसने फिर से उसे बहुत ही बुरा भला कहा। हुलाची ने मन ही मन में ये निश्चय किया कि वह अब से अपने काम से ही काम रखेगा, किसी और की तरफ देखेगा भी नहीं। खाली समय में ही वो दीन दुखियों की सहायता किया करेगा। अगली बार जब हुलाची संदेश लेकर जा रहा था तो वह एक जंगल से गुजरा। तभी ना जाने क्या हुआ, उसने देखा वह जमीन पर खड़ा था। वह उड़ते उड़ते एकाएक धरती पर उतर आया था। हुलाची ने फिर से उड़ने की इच्छा की, लेकिन कई बार इच्छा करने पर भी वह उड़ ना सका, उसी जगह पर खड़ा रहा। हुलाची ने सोचा शायद जादुई चप्पलों का प्रभाव अब खत्म हो गया है। वह खड़ा खड़ा अभी सोच ही रहा था कि तभी संयोग से वही बूढ़ा आदमी वहां पर आ गया। उसे देखते ही हुलाची ने सब कुछ उसे बता दिया। ये सुनकर बूढ़े ने आश्चर्य में सिर हिलाया और बोला, बेटा ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये चप्पलें तो बहुत ही चमत्कारी हैं। ला मैं देखूं क्या बात है। इतना कहकर बूढ़े ने वो चप्पलें स्वयं पहन ली। वह एकदम आकाश में उड़ने लगा। यह देखकर हुलाची चक्कर में पड़ गया। यह मामला क्या है? उसने बूढ़े से चप्पलें लेकर पहन ली, लेकिन वह नहीं उड़ सका। फिर तो कई बार ऐसा हुआ, बूढ़े ने जब भी चप्पलें पहनी वह आकाश में उड़ने लगता और हुलाची उड़ने में सफल नहीं हो पाता। यह देखकर बूढ़ा बोला, बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, यह क्या रहस्य है? तभी हुलाची की नज़र सामने गई। उसने देखा एक पेड़ के नीचे एक कबूतर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। वह दौड़कर वहां पहुंचा। उसने कबूतर की मरहम पट्टी कर दी और इस बार जब उसने चप्पलें पहनी तो वह एकदम से आकाश में उड़ चला। परंतु हुलाची तुरंत नीचे उतर आया। उसने चप्पलें बूढ़े आदमी के सामने रख दी और बोला, बाबा ये उड़ने वाली चप्पलें अब तुम्हें ही मुबारक हो। बूढ़े ने पूछा, क्यों बेटा? अब मैं समझ गया हूँ कि मैं पहले क्यों नहीं उड़ पा रहा था और अब कैसे उड़ सका। असल में ये चप्पलें तो ठीक हैं, खराबी मेरे मन में ही है। बूढ़ा आदमी चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। हुलाची कहता गया, सामने घायल कबूतर पड़ा था और मैं उसे छोड़कर उड़ जाना चाहता था, इसीलिए मेरे मन ने मुझे रोक दिया। तेरी जादुई चप्पलें भी मेरे मन के सामने बेबस हो गईं। मेरा मन उस घायल कबूतर की आवाज़ सुन रहा था। यही कारण था कि कबूतर के ठीक होते ही चप्पलों का जादू वापस आ गया। इसीलिए मैं तो इनके बिना ही ठीक हूँ। आज मैं समझ गया हूँ कि मुझे क्या काम करना चाहिए, मैं वही करूँगा और उस काम के लिए मुझे जादुई चप्पलों की कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर वो बूढ़ा बाबा हंसने लगा और बोला, बेटा तूने ठीक कहा, मन के जादू के सामने हर प्रकार का जादू बेकार है। तू दीन दुखियों की सेवा कर, उसी जादू से तुझे सुख मिलेगा। उस दिन के बाद से हुलाची ने सारे काम छोड़ दिए। वह सिर्फ दीन दुखियों की सेवा करते हुए घूमने लगा। कहते हैं हुलाची आज भी